माँ वसुंधरा की सबसे प्रिय संतानें, भारत की वन्य जनजातियां, जिनकी स्वाभाविक जीवन शैली हमेशा से ही प्रकृति से जुड़ी रही है, जिन्होंने प्रकृति को उसके हर स्वरूप में प्रेम और श्रद्धा से स्वीकारा है। चाहे वो सत्ययुग के निषाद राज हों या द्वापर युग के मगध सेनापति एकलव्य, हर युग में इन जनजातियों का उल्लेख रहा है और उनका योगदान रहा है अद्वितीय। और फिर आया कलयुग, जहां जन्म लिया एक नए युग ने। अंग्रेजों ने नवाब को हराया और भारत की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने जमींदारों को अपना औजार बनाया। जमींदारों ने अंग्रेजों की शह पर वनवासियों पर अत्याचार किए, ऐसे अत्याचार जिनसे इतिहास की भी रूह कांप गई। परंतु जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, जन्मता है एक योद्धा। 15 नवंबर 1875 जन्म लिया एक बालक ने, नाम था बिरसा मुंडा, जिसे इतिहास जानता है धरती आबा के नाम से। बचपन से ही बिरसा के मन में सवाल उठने लगे थे, अपने लोगों पर हो रहे अन्याय और अत्याचारों को लेकर। उसके भीतर जन्मी एक चिंगारी, जिसने उसे बना दिया जनजातीय विद्रोह का अग्रदूत। और यही चिंगारी बन गई भारत की पहली जनजातीय क्रांति की मशाल, जिसे हम आज जानते हैं उलगुलान विद्रोह के नाम से। एक भयानक संघर्ष हुआ विदेशी आक्रांताओं और धरती पुत्रों के बीच। भले ही बिरसा मुंडा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका विद्रोह प्रेरणा बना लाखों देशवासियों के लिए, जिसकी वजह से वो दिन आया जिसका इंतजार भारत माँ को सदियों से था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी जंगलों तक नहीं पहुंच सकी। शहर रोशन हुए, लेकिन वनवासियों की बस्तियां अंधेरे में रहीं। गोरी चमड़ी वालों की जगह भूरे चमड़ी वाले आ गए, पर वन्य संपदा का शोषण रुका नहीं, बल्कि और भी तेज हो गया। गलत नीतियां और मनमाना शासन ने देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया। कुछ भोली भाली जनजातियां बहक गईं और शुरू हुआ एक अनकहा गृह युद्ध, जिसने जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से दूर कर दिया। अब जरूरत थी एक और क्रांतिवीर की, एक और नेतृत्व की, चिंगारी की, जो जनजातियों को उनका अधिकार दिलाए। और वो प्रतीक्षा पूरी हुई साल 2014 में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आजादी के 67 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनजातियों के भाग्य का सूरज उगा। थारू, गोंड, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, हर समुदाय में उमंग की नई लहर दौड़ पड़ी। नेतृत्व नया था, सोच थी परंपराओं से प्रेरित, लक्ष्य जनजातियों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ना। और इसके लिए लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले, जैसे कि जनजातियों को उनकी जमीन का हक दिलवाना। जनजातियों का भविष्य बदलने लगा, बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे, खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए, कारीगरों को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और रोड नेटवर्क ने औद्योगिक क्रांति को गति दी। आज वन्य जनजातियों के बच्चे डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, वैज्ञानिक और खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन भीतर से वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। उनके शरीर पर भले ही आधुनिक वर्दी हो, लेकिन आत्मा में अब भी गूंजती है
वन्य संस्कृति की पहचान, क्योंकि आत्मसम्मान ही है उनका स्वाभाविक संस्कार और यही है उनकी असली पहचान, वन्य संतान।